तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी। इसमें आज मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के जो आपके टॉपिक दिए हैं महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय की और जेम्स द्वितीय के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं वाला टॉपिक कराऊंगा। कल इसको हम एंड कर देंगे, यानी कल आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और संडे को आपको लाइव क्विज में आना है शाम को 4 बजे। उस समय हम आपको जितना भी आपका उत्तराखंड वाला पोर्शन है उससे विविध टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, और जो भी आपको नहीं आता होगा आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा इस सेशन को, बस हल्का फुल्का एक आइडिया देते हुए जल्दी से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिए महारानी एलिजाबेथ। ये एलिजाबेथ प्रथम है, ठीक है। एलिजाबेथ सेकंड मत कर देना, इसको एलिजाबेथ फर्स्ट है। अब देखिए हमने पहले कौन सा पढ़ा था, हेनरी अस्टम पढ़ा था। उसमें एक फैक्ट छूटा था हेनरी अस्टम में, आप उसको नोट कर लीजिए। हेनरी अस्टम में एक फैक्ट लिखना है आपको, बाइबिल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसके समय हुआ था। किसका लिखोगे आप, बाइबिल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसके समय हुआ था। अपने आप में ये हेनरी अस्टम का के समय, ठीक है। तो लिख लीजिए बाइबिल का, उस वाले में लिखना बाइबिल का पूरा क्वेश्चन फॉर्म पे लिखना, अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद किसके समय हुआ था, हेनरी अस्टम के समय। और इसने क्या किया था, प्रत्येक इंग्लिश चर्च, क्योंकि रोम से अलग कर दिया था उसको, प्रत्येक इंग्लिश चर्च में इसकी क्या कर दिया था, अनिवार्यता को लागू कर दिया था कि हमेशा ये अंग्रेजी अनुवाद किया जाएगा और ये वहाँ पे पढ़े जाएगी, ठीक है। तो हेनरी अस्टम के समय में 1536 के आसपास ये हुआ था, 1536 के समथिंग ये हुआ था। बाइबिल का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी अस्टम के समय हुआ था। आप लोगों ने क्वेश्चन ये फॉर्म पे लिखना है। अब आपको एलिजाबेथ प्रथम के क्या देखने हैं, फैक्ट देखने हैं। ज़्यादा डिटेल से न पढ़ते हुए सीधे सीधे हम इसके तथ्यों पे आते हैं, ठीक है। देखिए ये जो थी, ये राज सिंहासन पे बैठी थी 1558 में, यानी 1558 में कहाँ पे बैठी थी, सिंहासन पे बैठी थी, यानी अपने आप में क्या बनी थी, महारानी बनी थी इंग्लैंड की, ठीक है। कहानी तो बहुत है, इसको अवैध मानते थे, लड़की थी, महिला थी, इसको नहीं बैठना देना चाहते थे, वो सब नहीं पढ़ना है हमने। महारानी कब बनी थी, 1558 में। और ये कौन थी, हेनरी अस्टम। और उसकी जो आपको मैंने बताया था तलाक वाली जो कहानी थी जिससे वो प्रेम करता था, उसका नाम था अपने आप में एन बोलेन। उनकी क्या थी, पुत्री थी, यानी हेनरी अस्टम व एल बोलेन इसकी माता का नाम था, ठीक है। एल बोलेन की क्या थी, ये पुत्री थी, यानी इनकी पुत्री थी। हेनरी अस्टम और एल बोलेन की क्या थी, ये पुत्री थी, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। अब ये क्या थी अपने आप में, जो इसका जो धर्म था, यानी किस धर्म के समर्थक थी, ये प्रोटेस्टेंट धर्म, यानी जो प्रोटेस्टेंट होते थे, एक प्रकार के अभी बताता हूँ आपको, प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थक लिख लीजिए। आप लोग क्या लिखोगे, प्रोटेस्टेंट धर्म की समर्थक, ठीक है। क्या थी, प्रोटेस्टेंट धर्म की समर्थक। तो अपने आप में जो प्रोटेस्टेंट धर्म होता है वो क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, 1558 में महारानी बनी थी, हेनरी अस्टम और एल बोलेन की क्या थी, पुत्री थी, और प्रोटेस्टेंट धर्म की समर्थक थी। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटेस्टेंट धर्म, एक था कैथोलिक चर्च, यानी दो चीज़ें। इस सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको ये लिखना नहीं है। कैथोलिक क्या था, जो रोम का चर्च था उसके समर्थक, यानी रोम का जो चर्च का सिस्टम था रोम वाला, उसके समर्थक को बोला गया था कैथोलिक समर्थक, यानी कैथोलिक चर्च के समर्थक, कैथोलिक धर्म के समर्थक, जो कि चर्च की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। चर्च का जो पुराना मॉडल था, चर्च का जो राज चलता था, हर चीज में चर्च का इंटरफेयर होता था, यानी चर्च की कट्टरवाद को ही क्या करते थे, समर्थक करते थे, समर्थन करते थे, उसको बोला जाता था कैथोलिक। जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म क्या होते थे, धर्म में जो उससे सुधार वाली चीज है, यानी उसको बेहतर वाली चीज, उसकी लॉजिकल चीज, यानी उसकी जो अच्छाई है धर्म की, उस टाइप का, यानी बहुत ज्यादा कट्टरपंथ ना होके ये थोड़ा पोलाइट होगा, उदारवादी होंगे तो प्रोटेस्टेंट धर्म के अंदर आ जाएंगे। जबकि कैथोलिक धर्म के अंदर कौन आएंगे, जो पुरानी रोम की जो व्यवस्था थी उसके समर्थक आएंगे, ठीक है। अब इंग्लैंड में वर्तमान में कौन सी व्यवस्था चला रखी थी इसने, प्रोटेस्टेंट धर्म की, जबकि इंग्लैंड में कैथोलिक भी हुआ करते थे। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, प्रोटेस्टेंट धर्म की समर्थक थी। जबकि अन्य धर्म के प्रति ये सहिष्णु थी, यानी ऐसा नहीं कि अन्य धर्म होगा तो उसके खिलाफ ही जाएगी, अन्य धर्म के प्रति क्या थी, सहिष्णु थी।
सहिष्णु, यानी एक प्रकार से सहिष्णुता दिखाई, एक प्रकार से प्रेम भाव दिखाए। ऐसा नहीं कि मैं इस धर्म के समर्थक हूँ, इसकी विचार को मानूं, अन्य धर्मों को कुचलूं, ऐसा नहीं। यानी हर धर्म के प्रति एक प्रकार के बैलेंस, एक प्रकार का प्रेम भाव, एक प्रकार की दया इसने क्या की थी, दिखाई थी। किसने दिखाई थी? एलिजाबेथ प्रथम ने दिखाई थी। बाद में इसने क्या किया, वहां पे धार्मिक माहौल थोड़ा सा खराब हो रहा था, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग भी थे, कैथोलिक धर्म के लोग भी थे। अब एक ही समाज में अलग अलग धर्म के लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता ही है, थोड़ा बहुत विवाद होते ही हैं। और कैथोलिक लोग तो चाहते भी नहीं थे कि रानी एलिजाबेथ क्या बने, वहाँ की महारानी बने। वो क्यों नहीं चाहते थे, वो अलग पॉइंट है, जबकि इनके समर्थन में ये थी ही थी। तो इस प्रकार से जब वहाँ पे विवाद हो रहा था तो इसने एक बहुत फेमस काम किया, जो क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसने एंग्लियन चर्च की स्थापना की। क्या की? एंग्लियन। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड रोम से किसने अलग किया, वो अलग चीज़ है। और जो एंग्लियन चर्च यानी इंग्लिश चर्च, अंग्रेजी चर्च है, ये अलग है। ठीक है, एंग्लिकन चर्च की स्थापना। अगर आपसे पूछता है एंग्लिकन चर्च की स्थापना किसने की, सीधे सीधे बता देना रानी एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ ने। इंपॉर्टेंट भी कर देना, एंग्लिकन चर्च की स्थापना किसके समय हुई थी? अपने आप में एलिजाबेथ के समय हुई थी, महारानी एलिजाबेथ के। और इसमें क्या किया, एक अंग्रेजी लोगों के लिए, यानी अंग्रेजी जाति के लोगों के लिए था। ठीक है, अंग्रेजी जाति के लोगों के लिए, अंग्रेजी जाति के लोगों के लिए क्या था, ये अपने आप में हुआ करता था। कौन सा? एंग्लिकन चर्च की स्थापना। और इसकी जो शिक्षा थी, इसकी जो विचारधारा थी, उसको बोला जाता है एंग्लिकन वाद। क्या बोला जाता है इसकी शिक्षा को? इसकी जो शिक्षा थी उसको बोला जाता है एंग्लिकन वाद। ठीक है। और इसमें क्या था, इसने एक प्रकार का समाज में धार्मिक रूप से प्रेम भाव स्थापित करने के लिए जो प्रोटेस्टेंट धर्म की विचारधारा थी, जो कैथोलिक धर्म की विचारधारा थी, उनके दोनों के अच्छे अच्छे पॉइंट लेके इस वाले चर्च में शामिल किए। और यहाँ इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, दोनों धर्मों की अच्छे वाली शिक्षा दी जाती थी, उसको बोला गया था एंग्लिकनवाद। तो ब्रैकेट में लिखो प्रोटेस्टेंट प्लस, क्या लिखोगे? प्रोटेस्टेंट प्लस दूसरा कौन सा था? कैथोलिक। कैथोलिक की विचार का मिक्सर होता था, विचार का मिश्रण था एक प्रकार से। ठीक है, इन दोनों की विचार का यहाँ पे क्या हुआ करता था? मिश्रण हुआ करता था, उसको बोला जाता था एंग्लिकनवाद। प्रोटेस्टेंट प्लस कैथोलिक धर्म की विचार का मिश्रण। और क्यों किया इसने? दोनों समाज में एक प्रकार से समन्वय बनाने के लिए, दोनों धर्मों के मामले में। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता था कि एंग्लिकन चर्च की स्थापना या अंग्रेजी चर्च की स्थापना किसने की थी? महारानी एलिजाबेथ के समय ये हुई थी। ठीक है, अब देखो इसने अलग अलग कानून भी पास किए, और उन कानून के अंदर इसने क्या किया, जो चर्च था, यानी कौन सा चर्च? एंग्लिकन चर्च वगैरह जो भी यहाँ पे हुआ था, वहाँ पे महारानी ने खुद को चर्च की मुख्य शासिका पद पे रखा। तो जो महारानी थी उसने एक कानून पास किया, महारानी ने, पूरा लिखना आप, महारानी ने कानून पास करते हुए खुद को चर्च की मुख्य शासिका पद पे रखा। चर्च की मुख्य शासिका बन गई वो, मुख्य शासिका पद पे रही थी। ठीक है, चर्च की मुख्य शासिका पद पे कौन रही थी? महारानी एलिजाबेथ रही थी। ये आपसे क्वेश्चन आप लोगों ने ये देखना है। ठीक है, और इसने धार्मिक मामलों में एक रूपता का सिद्धांत भी अपनाया, यानी एक रूपता का मतलब सभी धर्मों में प्रेम भाव वाली भावना। यानी अगला पॉइंट लिखो, धर्म में एक रूपता का कानून लागू किया। एक रूपता मतलब एक प्रकार की यूनिटी। ठीक है, धर्म में एक रूपता कानून, एक रूपता कानून, एक रूपता मतलब यूनिफॉर्म टाइप का, जिसको आप कह सकते हो सभी के लिए एक समान टाइप का कानून, धर्म का एक रूपता कानून भी महारानी एलिजाबेथ ने लागू किया। अब देखिए इसके अलावा जो यहाँ पे था, एक पुस्तक हुआ करती थी जो इंग्लैंड में चलती थी, वो धार्मिक मामलों की पुस्तक थी। पहले के शासनकाल में चलता था वो, बाद में वो बंद हो चुकी थी, लेकिन एलिजाबेथ ने उसको दोबारा शुरू किया। उसको बोला जाता है द्वितीय प्रार्थना पुस्तक, यानी इसको लिखोगे आप द्वितीय प्रार्थना पुस्तक, पूरा इसी प्रकार से, क्योंकि ये पहले चलता था अब नहीं चलता था। ठीक है, द्वितीय प्रार्थना पुस्तक को पुनः प्रारंभ, द्वितीय प्रार्थना पुस्तक को पुनः प्रारंभ इसी के समय में किया गया था। ठीक है, किसके समय में? एलिजाबेथ द्वितीय के, एलिजाबेथ प्रथम के समय में। अब देखिए इसने जो एलिगन चर्च की स्थापना की थी इंग्लैंड में, वहाँ इसने एक और नियम लागू किया कि वहाँ पे जो पूजा पद्धति होगी वो सिर्फ किस तरीके की होगी? जो एलिगन चर्च की होगी, अन्य पूजा पद्धतियों का इसने क्या कर दिया? प्रतिबंध। तो लिखो एलिगन, मतलब पूरा ऐसे सेंटेंस लिखना है आप लोग, एलिगन चर्च द्वारा लागू पूजा पद्धति के अलावा सभी पूजा पद्धति पे प्रतिबंध है, ऐसे लिखोगे। एंग्लिकन चर्च द्वारा
लागू, पूरा लिखना, पूजा पद्धति के अलावा अन्य पर प्रतिबंध, अन्य पर प्रतिबंध लगा। यानी जो ये चर्च था इसने जिस भी प्रकार की पूजा पद्धति को लागू किया गया था कि कैसे हमें वर्शिप यानी कैसे हमें पूजा करनी है, उसके अलावा इसने सारे प्रतिबंध लगा दिया। यानी एंग्लिकन चर्च द्वारा इस लागू पूजा पद्धति के अलावा अन्य पर इसने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। वो कौन थी, महारानी एलिजाबेथ थी। बाकी इसके साथ साथ इसने क्या किया, जैसे जो बाइबिल था, बाइबिल के अलावा जो अन्य प्रार्थना पुस्तकें होती थी, धार्मिक उपदेश होते थे, उनमें अंग्रेजी में पढ़ने की उसने क्या कर दी थी, सुविधा लागू कर दी थी। तो अगला पॉइंट को बाइबिल, पूरा लिखना, बाइबिल धार्मिक पुस्तकें व प्रार्थना पुस्तकों को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए इसने क्या की थी, व्यवस्था लागू की गई थी अंग्रेजी वगैरह में। आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, बाइबिल प्रार्थना पुस्तक धार्मिक उपदेशों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ने की सुविधा दी थी। ठीक है, फिर से सुनो, बाइबिल धार्मिक पुस्तक तथा प्रार्थना पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ने की इसने क्या दी थी, सुविधा दी थी। वो कौन थी, महारानी एलिजाबेथ। अब देखिए इसने एक और चीज़ की स्थापना की इसके समय, उसको बोला जाता है, जैसे हेनरी अष्टम ने की थी उसी प्रकार से कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना की थी इसने। ठीक है, इसके समय में कोर्ट ऑफ हाई कमीशन, हाई कमीशन की स्थापना, यानी कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना किसके समय हुई थी, एलिजाबेथ के समय हुई थी। और ये क्या था अपने आप में, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन एक प्रकार से धार्मिक मामलों के लिए था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, धार्मिक मामलों से संबंधित, यानी धार्मिक एकरूपता से संबंधित था तथा ऐसे लोगों का पता लगाना था जो एक प्रकार के नास्तिक लोग थे। साथ ही साथ धार्मिक एकरूपता से संबंधित था, साथ ही नास्तिक लोगों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना किसने की थी, पूछता है तो एलिजाबेथ। तो आपको सिर्फ इतना रखना है, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना किसने की थी, क्यों की थी, क्या की थी, इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, साथ ही इसके अलावा इसके समय बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, धार्मिक रूप से विद्रोह वगैरह भी होना शुरू किया था, क्योंकि इसके बगल के पड़ोसी देश थे, जो फ्रांस था या कोई अन्य राष्ट्र था, स्पेन वगैरह, वहाँ पर कैथोलिक लोग शासन करते थे। यानी वहाँ का जो राजा था वो कैथोलिक था, यानी पुरानी चर्च व्यवस्था को मानने वाला, रोम की चर्च व्यवस्था को। जबकि जो एलिजाबेथ थी वो प्रोटेस्टेंट थी, यानी प्रोटेस्टेंट के अंदर थोड़ा धार्मिक मामले अलग आते हैं। तो इसके समय में लोग इसके जो विरोधी थे, यानी इसके जो पड़ोसी देश थे, इसको सत्ता से हटा के ऐसे लोगों को बैठाना चाहते थे जो कैथोलिक धर्म को मानता हो, या इसी के देश के ऐसे लोग जो कैथोलिक को मानते हो वो चाहते थे कोई कैथोलिक राजा या रानी यहाँ पे शासन करे। साथ ही साथ इसमें ऐसे धर्म के लोग भी आगे कूद में एक प्रकार का उसको प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहते थे, यानी रिएक्शन हो गया, यानी फिर से क्या कर दिया, उसमें एक प्रकार के नए धार्मिक सुधार आंदोलन वाले लोग आके, वो सब इसके काल में होता रहा। यानी धार्मिक मामलों में उथल पथल होते रही, फिर भी इसकी चतुराई से, इसकी बुद्धि से इसने सभी को क्या किया था, बैलेंस किया था। तो इसका जो एरा था, यानी इसका जो काल था, वो धार्मिक प्रतिक्रिया के प्रति संघर्ष का काल कहलाता है। ठीक है, तो धार्मिक प्रतिक्रिया के प्रति संघर्ष का काल किसका काल कहलाता है, एलिजाबेथ का। यानी आपको सिर्फ इतना रखना है, धार्मिक प्रतिक्रिया, यानी ये मतलब समझ के चलिए कि प्रोटेस्टेंट वाली थी, जो कैथोलिक वाले थे उनकी इसके अगेंस्ट रिएक्शन होती थी, एक प्रकार का रिएक्शन करते थे धार्मिक प्रतिक्रिया के प्रति, ये उसके अगेंस्ट क्या करती थी, संघर्ष करती थी, स्ट्रगल करती थी। यानी धार्मिक प्रतिक्रिया के प्रति संघर्ष का काल किसका काल कहलाता है, एलिजाबेथ प्रथम का काल कहलाता है। ठीक है, अब सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसके समय में देखो फ्रांस के साथ तो इसने मित्रता बना ली थी, वो इसलिए क्योंकि ये इसलिए फ्रांस से चाहता था कि कोई कैथोलिक वाला राजा वहां बैठे, तो इसने उनको ऐसे झांसा दिया था कि वो किसी फ्रांस के राजकुमार से शादी करना चाहती है जो कि क्या हो, एक प्रकार का कैथोलिक हो। तो फ्रांस को तो मना लिया, फिर भी इसने की नहीं कभी शादी, लेकिन जो स्पेन वगैरह था उसको नहीं मना पाए, तो स्पेन ने इसके खिलाफ जो अपनी समुद्री सेना थी उसके द्वारा एक प्रकार के युद्ध का घोषणा कर दी, और उस अगेंस्ट उसको बोला जाता है स्पेनी आर्माडा की लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कर देना है। ठीक है, स्पेनी आर्माडा की लड़ाई किसके समय हुई थी, एलिजाबेथ के समय। ठीक है, स्पेनी आर्माडा की लड़ाई किसके समय हुई थी, इसी के समय एलिजाबेथ। और ये कब हुआ था, 29 जुलाई 1588 को, 29 जुलाई 1588 को क्या हुई थी, स्पेनी आर्माडा की लड़ाई हुई थी। स्पेनी आर्माडा और किसके बीच हुई थी, स्पेन प्लस इंग्लैंड,
स्पेन प्लस इंग्लैंड। जीता कौन था? इंग्लैंड जीत गया था इसमें, ठीक है। इतना हमने नहीं देखना। स्पेनी आर्माडा की लड़ाई इसी के समय में हुई थी। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा संघर्ष इसके समय हुआ था। उस संघर्ष को बोला जाता है, उस षड्यंत्र को बोला जाता है बेविंगटन का षड्यंत्र। अगला लिखो, बेविंगटन षड्यंत्र किसके समय हुआ था? एलिजाबेथ के समय। और क्यों हुआ था बेविंगटन का षड्यंत्र? इसको मरवाने के लिए। एलिजाबेथ के समय लिख लो, एलिजाबेथ के समय लिख लो, ठीक है। और क्यों हुआ था, इतना भी ब्रैकेट में आप खुद ही लिखना। एलिजाबेथ को मरवाने के लिए इसको एक बेविंगटन का षड्यंत्र हुआ था। उसमें क्या हुआ था, एक रानी हुआ करती थी, किसी दूसरे राष्ट्र की थी, वो स्पेन वगैरह की। वहाँ की रानी को जब इनके जेल में डाला गया तो यहाँ के कैथोलिकों के साथ मिलकर इसके खिलाफ उसने संघर्ष कर दिया, उसको मरवाने की कोशिश की। उसी को बोला जाता है बेविंगटन षड्यंत्र। हमने नहीं देखना है क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। ये भी हुआ था। अब देखिए, आर्थिक क्षेत्र में आप लोगों ने एक बहुत फेमस क्वेश्चन सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, वो भी किसके समय हुई थी? एलिजाबेथ के समय। तो इसको लिख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई थी? एलिजाबेथ। पूरा लिखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई थी? एलिजाबेथ। और कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। क्यों हुई थी? पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। जो ब्रिटेन ने भारत, चाइना वगैरह जो अपने से ईस्ट की ओर आएंगे उनके साथ व्यापार करने के लिए कंपनी की स्थापना की थी, जिसका नाम आपने सुना होगा। भारत में इसी ने शासन किया बहुत लंबे समय तक। वो किसके समय हुई थी? एलिजाबेथ। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ये भी याद रखना। और इसका जो काल है एलिजाबेथ का, वो साहित्य का स्वर्ण काल भी कहलाता है, क्योंकि जो शेक्सपियर वगैरह नाम सुने होंगे आपने, वो इसी के काल में थे, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, साहित्य का स्वर्ण काल। किसके काल को कहा जाता है? एलिजाबेथ की। क्योंकि इसके समय में कौन हुआ था? जैसे शेक्सपियर इसी के समय में था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। किसके शासन के समय था, किसके समय में इसका उद्भव हुआ था? आपने नाम सुना ही होगा, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह जिससे पढ़ी होगी। शेक्सपियर इसी के शासनकाल में था, मतलब इसी के दौरान। इसके अलावा बहुत से लेखक हुए, जैसे हुकर, बेकन, फ्रांसिस भी इसी के समय में। हुकर, बेकन, फ्रांसिस, ये किसके समय हुए थे? इसी के समय थे, ठीक है। ये अपने आप में कौन थे? एक प्रकार के लेखक थे। और बहुत से नाटककार भी इसके समय हुए थे। वो साहित्य का, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहता है। जैसे स्पेंसर, चैपमैन और डेनियल जैसे इसके समय हुए थे। स्पेंसर, डेनियल, ये सब कौन थे? नाटककार थे, ठीक है। ये सब नाटक वाले थे, ये इसी के समय हुए थे। आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है कि शेक्सपियर किसके समय था, या स्पेंसर और डेनियल नाटककार किसके समय थे? वो एलिजाबेथ के ही समय थे। और इसका जो शासनकाल था, ट्यूडर राजवंश का स्वर्णकाल कहलाता था। जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि किस राजवंश की थी ये थी आपकी ट्यूडर राजवंश की। तो ट्यूडर राजवंश का शासनकाल, स्वर्णकाल, ट्यूडर राजवंश का स्वर्णकाल, इसी के काल को कहते हैं, ठीक है। ये था आपका महारानी एलिजाबेथ। अगला हेडिंग आप लोगों को डालना है जेम्स द्वितीय। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, जेम्स द्वितीय। हेडिंग डाल लीजिए जेम्स द्वितीय, ठीक है। जेम्स सेकंड कौन था, क्या था? आप सिलेबस में बताइए, कहाँ एलिजाबेथ रहेगी 1500 कुछ की, और ये कहाँ रह गया जेम्स कुछ 1600, बीच में कौन आया क्या आया कुछ पता नहीं सिलेबस में। तो ऐसे ही हम लोग को इसके खाली इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये जो है ये अपने आप में यहाँ के राज सिंहासन पर कब बैठा? 1685 में। 1785 में कहाँ बैठा है? यहाँ के सिंहासन में। क्योंकि चार्ल्स, इसका जो भाई था, वो उसकी कोई औलाद नहीं थी, यानी उसके कोई बच्चे वगैरह थे नहीं, तो उसके स्थान पे बैठा। चार्ल्स द्वितीय हुआ करता था, ठीक है। उसकी जगह पे बैठा। 1685 पे कहाँ बैठा है? सिंहासन पे बैठा। और मात्र 3 वर्ष में क्या हुआ? केवल 3 वर्ष के लिए, केवल 3 वर्ष हेतु कहाँ बैठा है? सिंहासन पर बैठा, केवल 3 वर्ष। और 1688 में इसको भागकर कहाँ जाना पड़ा? फ्रांस। यानी 1688 में कहाँ गए? भागकर फ्रांस चला गया। और क्यों गया, क्या गया, वो अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। 1688 में भागकर कहाँ चला गया? फ्रांस से चला गया। इसकी जो नीति थी वो अपने आप में बहुत अजीबोगरीब नीति थी, जिस वजह से इंग्लैंड में एक ऐतिहासिक घटना हुई, बहुत महत्वपूर्ण घटना, जिसको बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति। यानी वो गौरवपूर्ण क्रांति किसके समय हुई थी? 1688 में। जेम्स द्वितीय मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। 1688 में इसी के समय क्या हुई थी? इंग्लैंड की गौरव पूर्ण क्रांति। इस गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, यानी क्योंकि इसमें कोई भी खून वगैरह नहीं बहा। यानी ऐसा नहीं कि किसी की मौत हुई, किसी की मृत्यु हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रक्तहीन क्रांति। और इसी क्रांति का एक और नाम है वैभवपूर्ण क्रांति, यानी एक प्रकार का
वैभव प्राप्त हुआ उनको, वैभवपूर्ण क्रांति, ये सब एक ही के नाम है, ठीक है। ये किसके समय हुई पूछता है तो जेम्स द्वितीय के समय हुई थी। जेम्स द्वितीय जो शासक था अपने आप में किस धर्म को मानता था, कैथोलिक वाला था। अब याद कीजिए क्यों होगी आखिर गौरवपूर्ण क्रांति, क्योंकि ये क्या था, कैथोलिक धर्म का समर्थक था। जबकि इंग्लैंड में अब क्या थे, पहले से ही प्रोटेस्टेंट ज़्यादा रहते थे, प्रोटेस्टेंट वाले, कैथोलिक धर्म का क्या था, ये समर्थक था। जबकि इंग्लैंड में कौन से लोग ज़्यादा रह रहे थे, अपने आप में प्रोटेस्टेंट लोग ज़्यादा रहते थे, तो इस वजह से भी एक कहीं ना कहीं ये भी इसका मुद्दा रहा था। साथ ही साथ इसके जो शासन व्यवस्था थी वो अपने आप में निरंकुश टाइप का ही शासक हुआ करता था। कैसा शासक था ये, निरंकुश शासक था, जिसपे कोई अंकुश नहीं लगा सकता था। और इसने इसी चक्कर में क्या करता था, इसको पता था कि कभी भी कुछ हो सकता है, तो बहुत मजबूत थल सेना व जल सेना, नेवी और आर्मी की इसने अपने टाइम पे क्या की थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इसने क्या किया, संसद, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। साथ ही साथ ये क्या कर रहा था, फ्रांस से मित्रता कर रहा था, जबकि फ्रांस पहले से इंग्लैंड का क्या रहा था, हल्का फुल्का दुश्मन टाइप का, तो वहां के लोगों के अगेंस्ट ही अपनी एक्टिविटीज कर रहा था। तो ये गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति क्यों हुई थी, हम लोग ने सिर्फ इतना देखना है, ठीक है। तो 1688 में आप इसको नोट कर लीजिए। अब आप लिख लीजिए 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के कारण। आपसे सिर्फ क्वेश्चन यही पूछिएगा किसके समय हुई थी, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के कारण लिख लीजिए इसको नोट करने के बाद, ठीक है। देखिए आखिर इसके कारण क्या थे, सिर्फ हमें कारण लिखना है, ठीक है। जल्दी से इसको कंप्लीट करके, ज़्यादा कोई डिटेल से नहीं पढ़ना है इन लोगों को। क्या कारण थे इसके, पहला जो पॉइंट लिखना है, एक लिख लीजिए आप, मनमत का विद्रोह मामला। पहला क्या लिखोगे, मनमत, इसके बारे में नहीं लिखोगे, बस सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना करो, का विद्रोह मामला। अब क्या था इस पर, मनमत के विद्रोह के मामले में एक घटना हुई थी। ये चार्ल्स द्वितीय का एक मतलब नाजायज संतान जिसको बोला जाता है, वो मनमत का एक प्रकार का सेना में कुछ बड़ा अधिकारी था, ड्यूक टाइप का उसको बोलते थे। वो मनमत था, तो वो चाहता था कि मैं जेम्स द्वितीय की जगह गद्दी पे बैठूं, और बहुत से प्रोटेस्टेड लोग उसका समर्थन भी कर रहे थे, यानी बहुत से धर्म के लोग उसका समर्थन भी कर रहे थे। तो मनमत, जब ये उसकी अभिलाषा थी कि वो जेम्स द्वितीय की जगह यहाँ की गद्दी पे बैठे, तो उसी बीच क्या होता है, एक प्रकार का दोनों सेनाओं के बीच, यानी जेम्स द्वितीय और इसकी सेना के बीच क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। उसको बोलता है सेजमूर नामक स्थान पे युद्ध। इस घटना के बाद क्या होता था, सेजमूर नामक स्थान पे युद्ध, सेजमूर नामक स्थान पर युद्ध। यानी कहीं ना कहीं ये जानते थे कि जेम्स द्वितीय की जगह इसके, मनमत का जो राजा था, यानी जो वहां का सैनिक वगैरह था, उसको क्या बैठना चाहिए, जेम्स द्वितीय की जगह पे गद्दी पे बैठना चाहिए। तो उसके लिए सेजमूर नामक स्थान पे इनका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण गौरवपूर्ण क्रांति का इसी के समय था, खूनी न्यायालय की स्थापना की थी इसने, ठीक है। इसी के समय खूनी न्यायालय की स्थापना बोलते हैं उसको, खूनी न्यायालय। आपने कुछ नहीं लिखना, बस इतना ही लिखना की स्थापना। इसका क्या मतलब था, इसने क्या किया था, जो इसके विद्रोही थे जेम्स द्वितीय के, सैकड़ों विद्रोहियों को क्या कर दिया इसने, मौत के घाट उतार दिया और उनको फांसी की सजा के पेड़ पे लटका दिया। और उस घटना को बोलते हैं खूनी न्यायालय की स्थापना, जो कि इंग्लैंड के इतिहास में वहाँ की जनता क्या हो गई थी, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने सोचा कि हम लोग इसके अगेंस्ट इसको हटाएंगे ही हटाएंगे। तो खूनी न्यायालय की स्थापना भी इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी। तीसरा कि इसका जो झुकाव था वो कैथोलिक के पक्ष में था। तीसरा पॉइंट लिखो, कैथोलिक की ओर झुकाव। तीसरा, कैथोलिक की ओर झुकाव। ये इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये जो इंग्लैंड वगैरह थे वो अब प्रोटेस्टेंट की ओर थे, धर्म सुधार की ओर थे, जबकि ये कैथोलिक था। तो ये इंग्लैंड के साथ साथ आयरलैंड और स्कॉटलैंड को भी कैथोलिक बनाया जाता था, जिससे वहाँ की जनता क्या थी, इससे नाखुश थी। अगला सिद्धांत लिखो, ये क्या पसंद करता था, दैवी सिद्धांत के सिद्धांत पे चलता था। दैवी सिद्धांत पूरा लिखना, अभी समझाता हूं, ठीक है। दैवी सिद्धांत व शांतिमय आज्ञापालन के सिद्धांत का समर्थक, शांतिमय आज्ञा पालन का समर्थक था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब था, ये कहना चाहता था कि दैवी सिद्धांत का मतलब है कि जो राजा है उसको भगवान ने, उसको गॉड ने अपने प्रतिनिधि, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में धरती पे भेजा है, और उसकी कही हुई बातों को जनता को शांतिमय ढंग से आज्ञा पालन करना चाहिए। कोई कानून वगैरह नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी, जो राजा कहेगा वही होगा, कोई न्यायालय नहीं, कोई राज्य के कानून नहीं, बस जो राजा ने कह दिया वही। इसी को बोलते हैं दैवी सिद्धांत, की भगवान का आदमी हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है, आप उसको शांतिमय ढंग से आज्ञा पालन करो, अपने आप को न्यायालय से ऊपर समझने लगा। वो भी एक कारण था इसके यहाँ विद्रोह का, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, दैवी सिद्धांत के बाद टेस्ट एक्ट की हुई अवहेलना की इसने। अगला लिखो,
टेस्ट एक्ट, एक्ट मतलब कानून की अवहेलना, यानी उसको नहीं माना इसने। इसमें क्या होता था, टेस्ट एक्ट में पहले के समय के राजाओं ने एक कानून बनाया था जिसके तहत जो राजकीय पद होंगे, यानी जो सरकारी पद होंगे, जो राजा के साथ या वहाँ की सरकार में जो पद होंगे, वो सिर्फ किसको दिया जाएगा, जो एलिजाबेथ के समय पे एक अपने आप में मैंने आपको चर्च बताया था, उस चर्च से जिसने शिक्षा ली होगी उसको, या उस चर्च की बातों को जो मानता होगा, उन्हीं के लिए क्या थे, वो पद हुआ करते थे, राजकीय पद हुआ करते थे। यानी सरकारी पदों पे केवल एंग्लिकन, वो जो चर्च बताया था मैंने आपको, इंग्लिश चर्च, उसी के लोग बैठ सकते थे, बाकी या उसके जो समर्थक थे उसको जो फॉलो करते थे। इसने क्या कर दिया, सबके लिए खोल दिया, और इसने कैथोलिकों को बैठाना शुरू कर दिया, जिससे वहां की आम जनता में क्या हो गया था, विरोध, यानी टेस्ट एक्ट की इसने क्या की थी, अवहेलना की थी। अगला, जन भावनाओं के खिलाफ इसने विदेश नीति बनाई थी, यानी जो फ्रांस वगैरह के साथ फॉरेन पॉलिसी थी, वो वहां के लोग नहीं चाहते थे किसके साथ इसकी फॉरेन पॉलिसी हो, किसके साथ नहीं हो। इसने क्या किया, वहां के लोगों के अगेंस्ट अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती, ऐसे लोग देशों को दोस्त बनाया जो वहां के लोग नहीं चाहते थे। उसकी वजह से भी जेम्स द्वितीय के समय गौरवपूर्ण क्रांति हुई। और 1687 में इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको बोला जाता है, अगला लिखो, छठा पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट, ये ईयर रहा था, ठीक है। 1687 में इसने कानून पास किया जिसको बोलते हैं धार्मिक सुविधाओं की घोषणा, यानी एक प्रकार की घोषणा कर दी इसने, धार्मिक सुविधाओं की घोषणा, सुविधाओं की घोषणा। धार्मिक सुविधाओं की घोषणा में क्या था, जो अपने आप में यह पहले प्रतिबंध लगाया गया था बहुत से लोगों पे, उन प्रतिबंधों को हटाते हुए इसने क्या किया, कैथोलिक धर्म के लोग जो थे उनको राजकीय प्रतिबंध सारे समाप्त कर दिए। पहले के समय में कैथोलिक लोगों पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, उसको इसने सारे समाप्त कर दिया और उसको बोला गया धार्मिक सुविधाओं की घोषणा, ठीक है। यानी उनको अब धार्मिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब जब सब इतनी घटनाएं हो रही थी तो इसको, वहां की जनता बहुत परेशान थी। वहां की जनता ने क्या किया, इसी का एक दामाद था, उसको बुलाया कि आप लोग यहाँ आके इसको सत्ता से हटाइए, और वो मान भी गया। और उसने एक अपनी लंबी 15-20 हज़ार लोगों की सेनाओं के साथ वो कहाँ की ओर चल गया, इंग्लैंड की ओर चला। और इसको ये पता चल गया था कि अब जो है यहाँ पे क्रांति यानी युद्ध वगैरह होना ही है, मेरे जीतना मेरे बस की नहीं है, क्योंकि जनता मेरे अगेंस्ट है, मेरे अपने लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे सरकारी कर्मचारी मेरे अगेंस्ट हैं। तो चुपचाप वहां से क्या कर गया, भाग के कहाँ ले लिया, फ्रांस से शरण ले लिया। तो कभी क्वेश्चन पूछा जेम्स द्वितीय ने कहाँ भाग के शरण ली, तो फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस की ओर भाग के चला गया। और बिना युद्ध के क्या हो गया, क्रांति समाप्त होगी, क्योंकि ये खुद ही भाग गया। अब तो वहां यही भाग गया तो किसके साथ युद्ध होता, किसके साथ लड़ाई होती। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति, यानी बिना रक्त बहे क्रांति होगी। और इसने जो राजकीय मोहर थी वहां की टेम्स नदी में फेंक दी। टेम्स इंग्लैंड में बहती है, वहां फेंक के अपना कहां चला गया, इंग्लैंड। वहां लुई 14वीं ने इसका कुछ समय तक सम्मान वगैरह किया, कुछ इसको पैसा वैसा दिया, वहीं इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इतना ही हम लोगों को पढ़ना है जेम्स द्वितीय के बारे में, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। कल इसका आएगा आपका अंतिम टॉपिक, ठीक है। अंतिम टॉपिक के अंदर क्या आएगा आपका, विक्टोरिया में आपको पढ़ाऊंगा। विक्टोरिया उसने दिया है सिलेबस में, उसी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। कल ही मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री अब आपको कब पढ़नी है, कितने घंटे पढ़ने हैं, कब उसकी ये नोट्स खोलने हैं, इतना मैं आपको बताऊंगा। संडे को फिर मिलेंगे उसके साथ मोटिवेशनल वीडियो और लाइव सेशन के साथ। थैंक यू।